नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में कोहराम मचा हुआ है, आफत आई हुई है। जैसा कि आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता ही होगा कि जोशीमठ के मकानों, सड़कों और दीवारों में दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि ये सिलसिला कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन मामूली घटनाएं समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब ये इतना बढ़ गया है कि जमीनों में गड्ढे होने लगे हैं और लोग परेशान हो गए हैं। रहने को जगह नहीं है और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी ने एक दिन पहले वहां का दौरा किया और स्थिति का निरीक्षण किया, और इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज का संज्ञान लिया है और वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में वहां की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर कोई ऐसा व्यक्ति ही बात कर सकता है जो वहां की जमीन से जुड़ा रहा हो। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। निशंक जी, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ है वहां पर दरारें जो हैं वो आतंक मचाए हुए हैं। तो मैं कुछ कहूं इससे पहले आपने जो निरीक्षण किया, जो स्थिति है, उसका आकलन आपने किस रूप में किया, वो पहले बता दें हमें। अभी देखिए, अचानक जो जोशीमठ में हुआ वो विभिन्न क्षेत्रों में जो दरारें सड़कों थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है जी। तो वो लगभग 600 से भी अधिक ऐसे मकान हो गए हैं जो अभी सर्वेक्षण लगातार जारी है, जिसपे दरारें बहुत तेजी से इन पर आई हैं जी। सड़कों पर भी दरारें पड़ी हैं। तो अभी तो पहली चुनौती यह है कि जो ऐसे मकान है उन्हें तत्काल खाली करना पड़ेगा। उन परिवारों को किस तरीके से दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाए, स्थायी तरीके से कम उन परिवारों को तुरंत कोई ऐसा सहारा मिले कि उनको वो खाली करने पड़े, तो वो बाहर चौराहे पर ना आए, ऐसी घटनाएं में ना आए। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन अभी जो आपने स्थिति का आकलन किया सर निशंक जी, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी वहां इस तरह की दरारें यकायक बिना भूकंप के? नहीं, वो तो देखिए, वो तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वाले और जितने भी भू वैज्ञानिक हैं, वो थोड़ा सा वैज्ञानिक लोग और इंजीनियरिंग से जुड़े और भूगर्भ के वेता ये इसको देखेंगे वो कि क्या वहाँ पर ऐसी परिस्थिति हुई है, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं कि वो रिश्ता हो रहा है, जो डैम की जो अंदर सुरंग है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। इससे थोड़ा सा अध्ययन की जरूरत है। लेकिन अभी तो जो समस्या सामने आ गई है उससे कैसे निपटना है, हम स्टेट गवर्नमेंट के सामने स्वभाव की ये बड़ी चुनौती है। और मुख्यमंत्री कल वहाँ पर जोशीमठ में गए हैं और मुख्य सचिव सहित जो सचिव है, प्रशासन की पूरी टीमें वहाँ काम कर रही हैं। भारत सरकार की भी टीमें यहाँ आई हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री को बात करके और जायजा लिया है और लगातार उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो पहली तो आवश्यकता इस बात की है कि ये जो परिवार जिन मकानों में दरार आ गई है उन लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर राहत मिले, जाया जाए, ये इसका ही काम चल रहा है। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि आज आपके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वहां गए थे लोगों से मिलने, तो लोग बड़े आक्रोश में थे, उन्होंने उनको बोलने तक नहीं दिया और बड़ी समस्या के अंदर वो थे। तो राहत के लिए उनके लिए क्या किया जा रहा है वहां पर? राहत के लिए जो भी संभव हो सकता है वो सभी कुछ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ मौके पर थे और सभी अधिकारियों को इस दिशा में उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर थे और लोगों में आक्रोश है, सब ऐसी परिस्थिति में जबकि संकट में लोग होते हैं तो स्वाभाविक ही है कि अपना गुस्सा भी दिखाते ही हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं छोड़ रही है। युद्ध स्तर पर ये राहत कार्य जारी हैं और
बहुत सारे होटल अधिकृत किए हैं और कहाँ कहाँ उन लोगों को स्थापित किया जा सकता है, उनको सहारा दिया जा सकता है, और इस पर आपकी थोड़ी आवाज कम हो रही है। सरकार के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। निशंक जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आपसे ये पूछना बनता है कि महेंद्र वैद जी जो आपके अध्यक्ष हैं वो गए थे। ये भी आपका कहना ठीक है कि जो सीट पर होता है लोग उसी के प्रति बात कहते हैं, आक्रोश निकालते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना था मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि जो गेस्ट हाउस और होटल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको रिहाइश के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, एक तो वो जगह कम है और दूसरा जो फाइनेंशियल मदद करने की कोशिश की जा रही है वो भी काफी कम है। उसमें परिवारों का गुजारा चलने वाला नहीं है क्योंकि दुकान मकान सब छोड़ के जा रहे हैं कारोबार, तो कैसे उसको। सही है तनेजा जी, आपकी दुकान और मकान छोड़ के, क्योंकि प्रकृति का ये जिस तरीके से ये आपदा आई है उसमें आवाज कम हो रही सर। लोगों का जीवन बचाना हम लोगों के लिए सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है जी। लेकिन स्वाभाविक ही है कि जितनी अवस्थापना वहाँ पर है, जो वहाँ पर होटल्स होंगे, धर्मशालाएं होंगी, कुछ जो जो संभव सभी का तो अधिग्रहण कर दिया है और उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। फिर बाहर कैसे करके उन लोगों को लाया जाए, कहाँ कहाँ किया जाए, इससे सरकार का पूरा जो अमला है वो लगा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई कोर कसर स्टेट गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही है। सर आप एक बात बताएं, जहां पर उनको रिलोकेट कर रहे हैं जो गेस्ट हाउस हैं या होटल्स हैं, थोड़ी आवाज ऊंची करिएगा अपनी, तो वहां पर वो एरिया सेफ है क्या? मतलब या उनको बाद में कहीं और, अभी टेम्परेरी वहां लिया जा रहा है और बाद में कहीं और रिलोकेट किया जाएगा परमानेंटली? हाँ देखिए, परमानेंटली तो अभी उसके लिए तो समय लगेगा। अभी तो ये है कि जो खतरे से खाली नहीं है, जो ज्यादा खतरे में संकट में है, उनको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर कैसे अभी ले जाया जाए, ये पहले आवश्यकता है। तो वो जगह सेफ है सर? दूसरी बात कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है वो भी सुरक्षित है कि नहीं है। अभी फिलहाल उन पर दरारें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीमें गई हैं, भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की जो वैज्ञानिकों की टीम गए हैं, वो भूगर्भ वेताएं वो उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ तक उसका असर पड़ेगा और जो मकान वहाँ सुरक्षित होंगे उन्हीं में उनको जो है ले शिफ्ट किया जाएगा। निशंक जी देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और निकट रहे हैं सारी चीजों के, मुख्यमंत्री तो मैंने कहा रहे हैं। कल हमने एक टेरी यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट से जब बात की, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि जो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं जोशीमठ की, वो अपेक्षाकृत यंग हैं, सेडिमेंट्री हैं, और जहां पर ब्लास्टिंग हुई है, सुरंग बनाने का काम हुआ है, उसमें कहीं चूक हुई है, बिकॉज पूरा अनुमान नहीं लगाए गए। इसके एवज में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि दक्षिण में जब कोंकण रेलवे का वो किया गया था कुछ वर्ष पहले, तो सारे लूप होल्स अनुमान लगाने के बाद ही तय किया गया था, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ वो कह रहे हैं कि चूक हुई है मानवीय, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो इसका जो सर्वेक्षण है ये वैज्ञानिक इसको निस्तारित करेंगे कि क्या कहाँ चूक हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक तो ये हिमालय का सवाल है, ये बिल्कुल यंग है अभी, ये अभी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है हिमालय। ये तो बहुत संवेदनशील है पूरा हिमालय, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में जब भी कोई नियोजन होगा तो उसको ध्यान में रख करके करना ही पड़ेगा कि उसको कोई क्षति न पहुंचे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है। तो इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गवर्नमेंट को भी और स्थानीय लोगों को सामंजस्य बिठा करके विकास के काम भी होने हैं और इसका संरक्षण भी होना है। तो अब वैज्ञानिक इसको लेकर के नीति आयोग भी अपना सुझाव देगा कि भविष्य में किस तरीके से इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। निशंक जी, विकास वाली बात पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक बात है कि उन वैज्ञानिक ने ये बताया कि इसी श्रृंखला की पहाड़ियां आगे अरुणाचल और सिक्किम में भी जाती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वहां भी कम होते हैं, लेकिन वहां पर आबादी अपेक्षाकृत कम होने से इस तरह की चीजें नुकसान भी नहीं पहुंचाती इतना और नोटिस भी नहीं आती। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जोशीमठ में इतनी घनी आबादी कैसे हो गई, जबकि हम जब छोटे थे तो सुनते थे पहाड़ में दूर दूर मकान होते हैं, खुले खुले रहते हैं, एकदम क्या हो गई? इसका कारण मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आपका आकलन।
नहीं, देखिए ये बात सही है। मैं तो जोशीमठ में प्रधानाचार्य रहा हूँ। अच्छा, काफी लंबा समय मेरे जोशीमठ में बीता है, मेरे को कर्मस्थली रही है। तो आपको तो पता होगा। ये बात सही है कि जोशीमठ की जो पहले आप तो बढ़ना ये है कि लोग अपना रोजगार भी बढ़ा रहे हैं। जो पहले बाहर जाते थे लोग, अब क्योंकि ये यात्रा काल है, बद्रीनाथ का तो द्वार है वो जोशीमठ। तो ये चार धाम की जो यात्राएं हैं और दूसरे में रज्जू मार्ग ओली का जो है, उसके कारण जो जोशीमठ में है वो लोगों ने अपने व्यवसाय खोल दिए। तो हमारे सामने दोनों कठिनाई है। एक तो पलायन को रोकने की दिशा में, बाहर न जाए तो वहां पर स्थानीय आधार पर लोग अपना खड़ा करते हैं, संस्थान खड़ा करते हैं, व्यवसाय खड़ा करते हैं, दुकान मकान बनाते हैं। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। वो जनसंख्या जो आप चर्चा कर रहे हैं कि पहले बहुत कम होता था, या हिमालय के अन्य प्रदेशों की जो आप चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जनसंख्या उन स्थानों की बहुत कम है, और इसीलिए वहाँ निर्माण भी कम होगा तो हलचल भी कम होगी। तो हलचल जब कम होगी, निर्माण कम होगा, तो फिर क्षति भी कम होगी। निर्माण तो खैर दोनों में अंतर तो है सर, निर्माण तो अरुणाचल क्योंकि बॉर्डर एरिया आप जानते हैं काफी हो रहा है। नहीं, आपने ये बड़ा सही और ईमानदारी से, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने कहा कि भाई वहां पर चार धाम की यात्रा। मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि बद्री केदार नजदीक है, वहां व्यवसाय का मैं कहता हूँ लोग कर लीजिए कुछ, उस वजह से वहां कंजेशन होने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, तो एक दबाव पड़ता है पहाड़ियों पर, जमीन पर, क्योंकि जब लोग आएंगे तो कंस्ट्रक्शन भी होगी, सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसको और प्रमोट करते रहे बद्री केदारनाथ या टूरिज्म जो वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म को, तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा सर? देखिए दोनों बात, इसीलिए मैंने कहा है कि उसका नियोजन इस तरीके से करना पड़ेगा कि अंततोगत्वा ये जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, ये इस वक्त पलायन भी देश के लिए ठीक नहीं है। ये सामरिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जिनका उस स्थान पर उन गांवों को छोड़ना नहीं बल्कि उन गांवों को जोड़ना किस तरीके से, तो ये चुनौती तो है। हम एक तरफ पर्यावरण से लेकर के उसकी जो संवेदनशीलताएं हैं वो कैसे बरकरार रह सकती हैं, और दूसरे में हमारा जो पलायन है वो कैसे रुक सकता है। ये दोनों ही तो चुनौती हमारे सामने है। नियोजन भविष्य में इस तरीके का नियोजन वो किस तरीके से क्या चीजें प्राथमिक होंगी, इसमें वैज्ञानिक और जो हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको गहराई से विचार करने की जरूरत होगी भविष्य के लिए। सर, ये आपने नियोजन की बात कही, बस मैं लास्ट दो सवाल पूछूंगा आपसे। पहला तो नियोजन से, और दूसरा एक आस्था से संबंधित लास्ट सवाल वो होगा। नियोजन, देखिए आप पैन इंडिया मंत्री रहे केंद्र में, और मुख्यमंत्री मैं बार बार कह रहा हूं, और आपने बड़ी साफगोई से अब तक सारे सवाल, एक बात मैं और बिल्कुल साफगोई से आपसे पूछना चाहता हूं कि वोट की राजनीति के चक्कर में नेता विकास शब्द हमारे पूरे देश में एक रट्टा लग गया, आम आदमी को भी टीवी देखकर। विकास, उस विकास विकास करते करते कहीं हम प्रकृति और इकोलॉजी का विनाश नहीं करते जा रहे? बिना योजना बनाए हम वोट बैंक को खुश करने के लिए उनको वहां जहां वो रहते हैं, जहां भी जंगलों में या दूर दराज में रहते हैं, उनको रिमोट एरिया में हर सुविधा देने के चक्कर में प्रकृति का विनाश नहीं कर रहे विकास की गाग में? दोनों को जोड़ नहीं सकते आप, इसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि राजनीति करनी है इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। नहीं सर, मैं राजनीति से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अपने वोटर्स को खुश करने के लिए हर सुविधा वहां देता है जहां प्रकृति का विनाश होता है। वो उनका अधिकार भी है, तो वो छेड़छाड़ वोटर्स की भी बात मत करिए कि वोटर्स को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ यदि हम ये देखते हैं तो इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अधिकार है कि उसको भी मूलभूत सुविधाओं से आप युक्त करें। बिल्कुल, तो वो उसका अधिकार है। राजनीतिक लोग, इसीलिए हमारे देश का ये लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का भी विकास हो। लेकिन सर प्रकृति मिले, पानी मिले, उसके जो मूलभूत सुविधाएं उसे वो वंचित न रहे। नहीं, आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है, और होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। ये नहीं कि शहर वाले को रिमोट, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रकृति तो ये नहीं देखती ना, वो देखती है कि छेड़छाड़ हुई है तो मैं तो नहीं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़, वो नहीं तो प्रकृति स्वयं संतुलन करती है। अब हमने देखा केदारनाथ की त्रासदी, वो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी रही है 2013 वाली। तो प्रकृति, ये बात सही है कि प्रकृति जो है अपना संतुलन करती है। इसीलिए मैंने जो बार बार इस बात को कहा
चीज की जरूरत है कि नियोजन किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, हाँ, ये प्रकृति भी बचे और संस्कृति भी बचे, मैं वही और आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रकृति और संस्कृति को बचा करके विकास की गति भी बढ़े। नहीं, इन कंपैरेटिवली तीनों का आप बेहतर समन्वय की जरूरत है। कंपैरेटिवली आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भूस्खलन अब पीछे देखिए बार बार हुए हैं। तो अगर हम ऐसी योजना पहले से बनाकर चलें कि अगर बसावट होनी है, सुविधाएं लोगों को देनी है, तो इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ मिनिमम हो। हाँ, ये करना पड़ेगा कि वो उसका नियोजन किस तरीके से हो। ये शब्द आपने इम्पोर्टेंट दिया, बहुत नियोजन। ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोजन हो सकता है, इसकी इस दिशा में विचार की तो जरूरत हमेशा ही रही है और रहेगी। अच्छा, एक आस्था से जुड़ा सवाल है कि ऐसा सुनने में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये कहीं किंवदंती बनी हुई है कि आगे आने वाले सालों में बद्री केदार एक बार लुप्त हो जाएगा, ये उसी वजह से ऐसा हो रहा है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं, ये बद्री केदार भविष्य में लुप्त हो जाएगा ऐसा तो अब कुछ नहीं हो सकता, और ये तो सुनिश्चित है। और जब प्रलय होना होगा तो उसको कोई थोड़ी रोक सकता है जी। लेकिन जो हमारे हाथ का है, जो वैज्ञानिकों के हाथ का है, जो नियोजन का है, जो नीति आयोग के हाथ का है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का है, लोगों के साथ समन्वय करके जो प्रकृति का संरक्षण करते हुए प्रकृति और संस्कृति इन दोनों को संरक्षित करते हुए कैसे विकास हो, इस पर जरूरत है। इस पर हमेशा ही जरूरत है, आज नहीं कल, पहले भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और कल भी रहेगी। मैं आखिरी बात कहते हुए इसको समाप्त करता हूं। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे। आप जरा बता दें कि आने वाले दिनों में जो वहां के प्रभावित लोग हैं उनको पूरी तरह राहत और जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी। नहीं, देखिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से लोग संतुष्ट नहीं है, स्वाभाविक है। अभी आप ही ने कहा है कि जब लोग ऐसी परिस्थिति में होती है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं लोगों की। नाराज भी उसी से होंगे जिस पर अपना अधिकार है या जिस पे समाधान की दिशा में जिम्मेदारियां हैं, तो वो भी कोई कमी नहीं करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस बारे में चिंतित है, मुख्यमंत्री चिंतित है, तो हमारी पार्टी भी चिंतित है, हमारी गवर्नमेंट भी चिंतित है, और उसके समाधान की दिशा में रात दिन खपकर के काम भी हो रहा है। पोखरियाल साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे और प्रदेश उत्तराखंड के स्वयं मुख्यमंत्री भी रहे। वो बता रहे थे समस्या बेशक विकराल होती जा रही है, लेकिन उन्होंने दो चीजें कही। एक तो नियोजन बनाकर हमें चलना होगा ताकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से इस तरह की घटनाएं ना के बराबर रह जाएं या बिल्कुल ना हो। और दूसरा, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो प्रभावित लोग हैं वहां के, अभी जो दरारें पड़ने से जोशीमठ में प्रभावित लोग हैं, उनको फौरन से पेशतर और ज्यादा से ज्यादा मदद